Good morning, all of you. Today's topic is basic remote sensing. I am talking about what is remote sensing and their basic concept. आज हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग है क्या। रिमोट सेंसिंग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रिमोट प्लस सेंसिंग। रिमोट मीन्स समथिंग विच इज़ फार अवे, सेंसिंग मीन्स गेटिंग इन्फॉर्मेशन। रिमोट सेंसिंग को हिंदी में कहते हैं सुदूर संवेदन, और सुदूर संवेदन का अर्थ होता है कि दूर से किसी वस्तुओं के बारे में जानकारी या सूचना प्राप्त करना बिना भौतिक संपर्क के, तो उसे हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। वर्तमान समय में रिमोट सेंसिंग का महत्व बहुत अधिक है। इसके पीछे कारण यदि हम देखें तो इस तकनीक के माध्यम से हम सूचनाओं को आसानी से और त्वरित प्राप्त कर सकते हैं, जबकि परंपरागत विधि से यह संभव नहीं है। बात यह है कि ये एक कठिन और जटिल विषय है और इस विषय को समझने के लिए इसके कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक है, और मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल सहज तरीके से समझाने की। तो आइए हम देखें कि रिमोट सेंसिंग है क्या और रिमोट सेंसिंग की परिभाषा क्या है। रिमोट सेंसिंग रेफर्स टू गैदरिंग एंड processing of information about Earth's environment and its natural and cultural resources through aerial photography and satellite scanning। तो अगर हिंदी में इसको हम समझने की कोशिश करें तो रिमोट सेंसिंग का अर्थ हवाई फोटोग्राफी और उपग्रह स्कैनिंग के माध्यम से पृथ्वी के पर्यावरण और इसके प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी कलेक्ट करना या जानकारी एकत्र करना और उसे संसाधित करना है। अर्थात हम सिंपल अर्थ में कह सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग में हम पृथ्वी के इंफॉर्मेशन को, समस्त सूचनाओं को हम दूर से बैठे हुए आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बिना भौतिक संपर्क के, तो उसे हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। द इंफॉर्मेशन नीड अ फिजिकल कैरियर टू travel from the objects to the sensor through an intervening medium। सूचना को वस्तु से संवेदक तक एक मध्यवर्ती माध्यम से यात्रा करने के लिए भौतिक वाहक की आवश्यकता होती है, और वह भौतिक वाहक क्या है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नॉर्मली यूज्ड एज एन इंफॉर्मेशन कैरियर इन रिमोट सेंसिंग। अर्थात कहने का मतलब वह भौतिक वाहक, सूचना और सेंसर के बीच वह भौतिक वाहक क्या है, माध्यम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इस प्रकार यदि हम देखें तो द आउटपुट ऑफ अ रिमोट सेंसिंग सिस्टम इज यूजुअली एन इमेज रिप्रेजेंटिंग द स्कैन बीइंग ऑब्जर्व्ड। अर्थात रिमोट सेंसिंग सिस्टम का जो आउटपुट है वह एक तरह से प्रतिबिंब के रूप में होता है, या जिसको हम कह सकते हैं कि धरातल को प्रतिनिधित्व करने वाली एक छवि होती है। अगर हम आम जिंदगी की बात करें तो वास्तव में आम जिंदगी में भी रिमोट सेंसिंग का उपयोग हम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी आँखें, हमारी कान, हमारी नाक, हम वस्तुओं को देखकर, सुनकर और सुनकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें सर्वोत्तम उदाहरण है हमारी आँखें। आँखें वस्तुओं को बड़ी आसानी से पहचान लेती हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र में एक पेन दिया हुआ है और पेन को देखकर मैंने पहचाना या मेरी आँखें पहचानी कि यह पेन है, लेकिन क्या ये पेन को मैं हमेशा देख सकती हूँ? हमेशा से आशा दिन और रात दोनों समय देख सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। यह दिन में दिखाई पड़ेगा लेकिन रात में हमारी आँखों को दिखाई नहीं पड़ेगा, और इसे देखने के लिए हमको सोर्स ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, अर्थात
प्रकाश की आवश्यकता होती है और हम लाइट ऑन करते हैं तब इस वस्तु को या पेन को हम देख सकते हैं। और यहीं से हमारा रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट प्रारंभ होता है कि रिमोट सेंसिंग यदि प्रोसेस हो रहा है तो उसके पीछे कारण देखें तो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि रिमोट सेंसिंग को संचालित करने के लिए 3 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। पहला है सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा है हमारे अर्थ इंफॉर्मेशन और तीसरा है सैटेलाइट सिस्टम। ये तीनों में से कोई एक सिस्टम अगर हटा दे, एक कंपोनेंट को हटा दे तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा, रिमोट सेंसिंग का संचालन नहीं होगा। और जब हम कैमरे से फ़ोटो लेते हैं तो यह भी रिमोट सेंसिंग है, क्योंकि पृथ्वी को बिना टच किए या उस सीन के को बिना टच किए हम क्या करते हैं, उसकी तस्वीर ले लेते हैं, तो यह हमारा रिमोट सेंसिंग कहलाता है। और कैमरे में एक सेंसर लगा होता है जो सेंस करके उन चित्रों को हूबहू स्कैन करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसके विपरीत यदि हम एरियल फोटोग्राफ्स के माध्यम से, हम एयरक्राफ्ट के माध्यम से हम एरियल फ़ोटो लेते हैं तो वो भी रिमोट सेंसिंग है। हम सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में स्थापित किए हुए हैं और उसमें एक हाई रेजोल्यूशन का सेंसर लगा हुआ है। सेंसर धरातल को स्कैन करके उसके प्रतिबिंब हमारे सामने प्रस्तुत करता है या प्रोसेसिंग के बाद वो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो यह सारा प्रोसेस रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वास्तव में रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। अभी मैंने तो पिछले स्लाइड में ही बताया कि रिमोट सेंसिंग प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। हम सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो हमारी पृथ्वी को एनर्जी 100% किससे मिलती है, सन से मिलती है। और सन से जो 100% एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी से पृथ्वी में मूवमेंट होता है, पृथ्वी गतिशील रहती है। सन से प्राप्त होने वाली एनर्जी का 51% हमारी पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है और 14% एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है। 51% अर्थ का बजट होता है, हीट बजट होता है, और जबकि 48% हमारे एटमॉस्फेयर का हीट बजट होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल 100% का 65% हमारी पृथ्वी क्या करती है, एनर्जी को यूज़ करती है। 35% जिसका कोई भी उपयोग हमारी पृथ्वी और वायुमंडल को गर्म करने में नहीं होता है, और यह एनर्जी सीधे स्पेस को वापस कर दी जाती है या शून्य में चला जाता है। किसके माध्यम से, बादलों से परावर्तन के माध्यम से, स्कैटरिंग के माध्यम से, बर्फ़ों के धरातल में बर्फ आच्छादित क्षेत्रों से परावर्तन के माध्यम से, इन अनेक क्रियाओं के माध्यम से यह जो एनर्जी है यह 35% कहाँ चली जाती है, स्पेस में। ये जो एनर्जी सन से आती है, जो एक वेव के रूप में होती है, एक लहर के रूप में होती है, और ये लहर के रूप में प्रवाहित होने वाली ही एनर्जी को हम किसके नाम से पुकारते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से पुकारते हैं, या जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का संचरण यदि हम देखें तो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। इस डायग्राम में यदि आप देखेंगे एक मूवमेंट हो रहा है, और इस डायग्राम में मूवमेंट होते समय आप देखेंगे कि आपको एक्सिस 3 दिखाई पड़ रहा है, एक जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस तरह से 3 एक्सिस आपके सामने है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब होता है तो 2 तरह के फील्ड का निर्माण होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फील्ड एक दूसरे को सिनोसाइडल रूप में क्रॉस करते हुए आगे की ओर प्रवाहित होते हैं, जिसे सिनोसाइडल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव के नाम से पुकारते हैं। इन तरंगों में जो गति होती है वो खास करके प्रकाश के वेग के रूप में ये संचरण करती है, और यह पृथ्वी पर लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी पर पहुंचती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, और उन प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो ये प्रॉपर्टी 3 तरह के होते हैं, एक वेवलेंथ, दूसरा है
वेव वेलोसिटी और तीसरा है वेव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशन है या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव है, दोनों एक दूसरे को समकोण पर क्रॉस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्रॉस करते हुए वेग की गति को भी समकोण पर क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसी के थ्रू ही हम समस्त इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी 3 प्रॉपर्टी की बात अभी मैंने बताई आपको कि पहला है वेवलेंथ या जिसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और दूसरा हमने कहा तरंग आवृत्ति या वेव फ्रीक्वेंसी के नाम से पुकारते हैं, और तीसरा है हमारा तरंग वेग या वेव वेलोसिटी। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ क्या है? जब कोई वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है तो उसका जो शीर्ष का हिस्सा है या एक पूरा साइकिल जब होता है तो वो एक साइकिल से दूसरे साइकिल के बीच का जो पिक पॉइंट है, उनके बीच की यदि हम लेंथ को लें, इस पिक पॉइंट के बीच के लेंथ को लें तो ये लेंथ क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है या अनुदैर्ध्य कहलाता है। वेव वेलोसिटी क्या है? एक निश्चित समय पर निश्चित दूरी को एक साइकिल जब तय करती है, एक तरंग या एक लहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो तरंग है वो तय करती है, तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेव फ्रीक्वेंसी क्या है? जब निश्चित स्थान पर तरंग कई बार ऊपर और नीचे उठती है, उसके जितने पिक पॉइंट आते हैं अगर उसको काउंट कर लिया जाए तो वो क्या कहलाता है? वेव फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। वेवलेंथ को हम ग्रीक भाषा के लैम्बडा से इंगित करते हैं, वेव फ्रीक्वेंसी को हम ग्रीक भाषा के नू से इंगित करते हैं, और वेव वेलोसिटी को हम सी, अंग्रेजी के कैपिटल सी से इंगित करते हैं। और इस तरह से ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है। किसी एक में परिवर्तन होने से तीनों में ही परिवर्तन होता है, अर्थात आपस में ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक तरह से बैंड या लाइट है। ये जो बैंड और लाइट है उसको यदि हम अपनी आँखों से देखें या ह्यूमन आइज ओनली मेजर विजिबल लाइट, इस बैंड या लाइट की यदि हम बात करें तो ये लाइट का अपना एक स्केल होता है, और ये स्केल कॉस्मिक रे से रेडियो रेज तक होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से पुकारते हैं या जिसको हम EMS के नाम से पुकारते हैं। ये स्पेक्ट्रम में जो एक रीजन होता है, एक रीजन है जिसको हम विजिबल रीजन कहते हैं। विजिबल रीजन हम केवल नंगे आँखों से देख सकते हैं, लेकिन विजिबल लाइट के अलावा उसके पीछे की ओर और आगे की ओर और भी लाइट है और भी बैंड है। ये बैंड खास करके सैटेलाइट में लगे सेंसर के द्वारा इसको आसानी से देखा जा सकता है, और यही कारण है कि रिमोट सेंसिंग के माध्यम से इन सारे स्पेक्ट्रम को देखा जा सकता है, जिसके कारण इन्फॉर्मेशन को हम आसानी से और बहुत सूक्ष्मता से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आँखों से केवल एक सीमित भाग की सूचनाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में इसकी महत्ता इसीलिए है कि ये विस्तृत भागों की सूचनाओं को आसानी से या त्वरित रूप में हमें प्रदान करती है। ये देखिए, अभी मैंने जो बताया कि एक स्पेक्ट्रम है, आप देख रहे हैं एरोप्लेन है, एरोप्लेन में कैमरा लगा हुआ है, कैमरा सेंस करके एक प्रोडक्ट के रूप में हमें एक इमेज दिखाता है, जिसको हम एरियल फोटोग्राफ कहते हैं। ये एरियल फोटोग्राफ खास करके 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर के बीच के वेवलेंथ को स्कैन करके उससे इमेज तैयार करता है।
इसके अतिरिक्त यदि हम किसकी बात करें, सैटेलाइट की बात करें, तो सैटेलाइट इससे आगे के वेवलेंथ को सेंस करता है और उसको रिकॉर्ड करके हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के बैंड हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक स्केल है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के नाम से पुकारते हैं। लाइट को हम क्लासिफाइड भी कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन हम किस आधार पे करते हैं, लाइट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द वेव। तरंगों की लंबाई के आधार पर हम लाइट को वर्गीकृत करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्लासिफाइड करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये वेवलेंथ किस तरह के होते हैं। ये वेवलेंथ को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शॉर्ट वेव, दूसरा है मीडियम वेव और तीसरा है लॉन्ग वेव। ये शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, लॉन्ग वेव एक स्पेक्ट्रम में है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या EMS कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इनके बीच है विजिबल रेज। अल्ट्रावायलेट के बगल में एक्सरे है, एक्सरे के बगल में गामा रेज है और इंफ्रारेड के आगे यदि हम जाएंगे तो माइक्रोवेव और माइक्रोवेव से और आगे की ओर जाएंगे तो टीवी या रेडियो वेव है। और इस तरह से गामा रे से रेडियो वेव तक एक वेवलेंथ हमको दिखाई पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जिसको हम स्पेक्ट्रम के नाम से पुकारते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से पुकारते हैं। हम ये देखते हैं कि जिस वेव के लेंथ कम होती है उसकी आवृत्ति अधिक होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, उसमें एनर्जी भी अधिक होता है। इसके विपरीत जिस वेव में लेंथ अधिक होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और उसमें एनर्जी की मात्रा भी तुलनात्मक रूप से कम होती है। और इस तरह से यदि हम गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से माइक्रोवेव और रेडियो वेव की तुलना करें तो ये पूर्व में बताई गई स्थिति हमको इन दोनों में दिखाई पड़ती है। विजिबल रेज 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर के बीच है और ये रंगों में दिखाई पड़ता है। इसको ऑप्टिकल वेव या दृश्य तरंग के नाम से भी पुकारते हैं। ये 3 प्राइमरी कलर हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड, और इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से विभिन्न प्रकार के रंगों का निर्माण होता है। और समान मात्रा में इन तीनों रंगों को यदि मिला दिया जाए तो एक नया रंग बनता है जिसको हम सफ़ेद या लाइट कहते हैं। थैंक यू। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया।